प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी का एक परिचय प्राप्त करेंगे। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी से तात्पर्य हमारी आज़ादी 1947 के बाद की हिंदी कहानी को लेकर है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी की पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो पाते हैं 1947 में भारत पराधीनता की बेड़ियों से आज़ाद हुआ और हम स्वाधीन हुए। इस स्वाधीनता का प्रभाव समग्र समाज और साहित्य पर पड़ता। इस दृष्टि से हम देखें तो पाते हैं कि इस आज़ादी का प्रभाव साहित्य में भी, कहानी पर भी पड़ा। कहानी में वस्तु, शिल्प और संचेतना में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। इस समय के कहानीकारों की कहानियों को देखें तो हम पाते हैं कि इन्होंने युगीन और परिवर्तनों को साधने का प्रयास किया है और यह भी देखा गया है कि स्वातंत्र्योत्तर कहानीकार पूर्व प्रचलित पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं और यथार्थ को हूबहू देखने का प्रयास करते हुए जान पड़ते हैं। यहाँ पूर्वाग्रह से तात्पर्य 1947 से पहले हिंदी साहित्य में चले आ रहे समाजवाद, मनोविश्लेषणवाद, नैतिकतावाद और रोमानी कल्पनाओं से है। इन सभी वादों से मुक्ति और यथार्थ को देखने का आग्रह इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी को देखें तो पाते हैं कि इस यथार्थ को एक नए ढंग से, नए परिवेश से न केवल महसूस किया अपितु एक अनूठे ढंग से पेश भी किया। ख्यात आलोचक नामवर सिंह अपने एक परिभाषा में समग्र स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानियों में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। इसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। इस परिभाषा में कई सारी पीठिकाएं हमें दिखाई देती हैं। ये बताती हैं कि अब तक जो कहानी चली आ रही है उस कहानी में कोई कहानी है, कोई विचार है, कोई चरित्र है, लेकिन स्वातंत्र्योत्तर कहानी में विषयों की विविधता तो है ही, शिल्प का नयापन भी है। यहाँ कहानीकार कहानी के प्रभाव पर जोर नहीं दे रहा अपितु व्यक्ति के जीवन में अनुभूत खंडों को और अनुभवों को यथातथ्य प्रस्तुत करने पर है। कहानीकार किसी भी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है अपितु उसका लक्ष्य केवल यही है कि जो भी व्यक्त किया जाए वह विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई हो और विषय के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाला हो। स्वातंत्र्योत्तर कहानी आंदोलन में सबसे पहला नाम आता है नई कहानी। यह नई कहानी है क्या? वास्तव में नई कहानी पारंपरिक प्रतिमान जो बने हुए थे उन सब का नकार है, उनके प्रति निषेध है, उनको नहीं मानने का आग्रह है और एक नए मूल्यांकन की कसौटियाँ निर्धारित करने का प्रयास है। स्वातंत्र्योत्तर वेला में जहाँ नई चेतना, नया विश्व, नई आशा और आकांक्षाओं का जन्म हुआ, वहीं समाज में बदला हुआ यथार्थ भी प्राप्त हुआ और सामाजिक संबंधों, मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों को नया संदर्भ भी मिला। इस युग के कहानीकारों ने इन्हीं बदले हुए यथार्थ और नए अनुभव संबंधों को प्रामाणिकता की दृष्टि से नई कहानी में जोड़ा। इस नई कहानी में युग सत्य एक सबसे बड़ी परिभाषा बनी। इस
कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार रहे हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र यादव की रचना एक दुनिया समानांतर नई कहानी का एक प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। नई कहानी में जो कहानियाँ लिखी गई उनमें हम 5 प्रकार की विधाओं और 5 प्रकार के वर्गों को हम पाते हैं, जिनमें मुख्यतः ग्रामीण अंचल बोध की कहानियाँ हैं, नगर बोध की कहानियाँ हैं, यथार्थ बोध की कहानियाँ हैं, यौन समस्याओं पर लिखी गई कहानियाँ हैं और व्यंग्य रूप में लिखी गई कहानियाँ। इनमें भी ख्यात और बड़ी चर्चित कहानियाँ रेणु की लाल पान की बेगम, तीसरी कसम रही। इन कहानियों में अंचल विशेष की आशा और व्यथा का अंकन हमें दिखाई पड़ता है। नगरबोध की कहानियों में भीष्म सहनी की चीफ की दावत ये बताती है कि आज नगरबोध में हमारे संबंध और संवेदना कितनी सतही और कितनी बाहरी हो गई हैं, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थपरकता सर्वत्र व्याप्त हो गई है। यथार्थ बोध की कहानियों में मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, जहाँ अकेलेपन, संत्रास और युगीन संक्रमण तनाव की अभिव्यक्ति करती है। वहीं कमलेश्वर की कहानी बयान और राजा निर्बंसिया प्रेम विवाह, कठोर और मधुर संबंधों और यौन समस्याओं को लेकर लिखी गई कहानी है। नई कहानी के वैशिष्ट्य को हम देखें तो पाते हैं नई कहानी संवेदना, दृष्टि और रूपबंध में नई है। अर्थात इस कहानी में संवेदना नई है, दृष्टि नई है और कहानी का कलेवर और कहानी का गठबंधन भी नया है। स्वतंत्रता उपरांत हम देखते हैं कि देश में विकास की गति एक अलग दृष्टि से आगे बढ़ रही थी। उसके फलस्वरूप देश में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की बाढ़ आ गई। इस भौतिक विकास में जहाँ स्त्री 4 दीवारी से मुक्ति के आयाम देखती है, वहीं सबसे अधिक मध्य वर्ग इससे प्रभावित होता है और इसी के कारण स्त्री पुरुष के संबंध परिवर्तित रूप में हमारे सामने आते हैं, जहाँ दमित और शोषितों को जीने का अवसर इन कहानियों में देखा जाता है। परिवर्तित विघटित जीवन का मार्मिक अंकन इन कहानियों में हमें देखने में मिलता है। ये कहानियाँ ऐतिहासिक मोहभंग की कहानी भी मानी जाती है, जिनमें कथानक स्थूल कथानक के बजाय सूक्ष्म है, जिनमें सांकेतिकता है, जिनमें प्रतीकात्मकता है और बिंबात्मकता है। नामवर सिंह अपनी पुस्तक कहानी और नई कहानी के माध्यम से इन नई कहानी का एक नया आलोचना शास्त्र गढ़ते जान पड़ते हैं। स्वातंत्रोत्तर काल में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कहानी आंदोलन हमारे सामने आते हैं। इन कहानी आंदोलनों में खास तौर से सचेतन कहानी, अकहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी और सक्रिय कहानी, ये आंदोलन मुख्यतः चर्चा में आए हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह माने जाते हैं। इस आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता वैचारिकता का प्रश्न है। इस आंदोलन में विचार को प्रमुखता मिली है। अकहानी वस्तुतः खोखले नारों के खिलाफ एक आंदोलन है। इस आंदोलन के कहानीकार पाश्चात्य विचारक सार्त्र और कामू से विशेष प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। इन कहानियों में नकार और निषेध है। इन कहानियों में पीड़ा है, ऊब है और हताशा के दर्शन दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय यूँ तो कोई नया आंदोलन गढ़ने की बात नहीं करते, लेकिन उनका आग्रह सहज कहानी को लेकर है। उनका मानना है कहानी और साहित्य का सौंदर्य शास्त्र सादगी का सौंदर्य शास्त्र है। यह सादगी साहित्य अभिव्यक्ति में भी बनी रहनी चाहिए। इन्हीं आंदोलनों में कमलेश्वर का समानांतर कहानी आंदोलन भी चर्चा में आया है। कमलेश्वर जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के प्रभाव से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, जिसमें संघर्षरत मनुष्य के नए मूल्य तलाशे गए हैं और तराशे गए हैं। इसी प्रकार सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स द्वारा चलाया गया, जिसमें आम आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बड़ी ही मार्मिकता से
और सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।